और गुड़ामालिनी और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों और बाहर से आई हुई टीम और उनके सदस्य, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी गुड़ामालिनी जाट समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स को मैन वुमेन दोनों की कैटेगरी के अंदर में एक भव्य आयोजन करके एक बहुत अच्छी पहल की है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने की। इन सभी के अंदर में जो भामाशाहों का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। मैं 50 विलेजेस से अभी आया हूं। मैं पहले माफी चाहूंगा कि मैं आने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि वहां रावताराम जी माठ साहब का रिटायरमेंट था, उस प्रोग्राम में चले गए। रावताराम जी माठ साहब एक पर्दे के पीछे काम करने वाले 50 विलेजेस के अहम व्यक्ति हैं। बाड़मेर के अंदर में 500 वर्ग गज का अपना प्लॉट 50 विलेजेस की सेवा के लिए उन्होंने ऐसे निहित कर रखा है कि जो चाहे इसके ऊपर में जैसा चाहिए आप कंस्ट्रक्शन कराओ, पर बच्चों की एजुकेशन कंटिन्यू होनी चाहिए। कभी वो सम्मान के भूखे नहीं रहे हैं और वो कभी भी आगे नहीं आते हैं, परंतु पर्दे के पीछे बहुत बड़ी अहम भूमिका है। 50 विलेजर्स जब एक क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा था, उस टाइम उसको बच्चों के रहने की व्यवस्था की जरूरत थी। उन्होंने आगे बढ़ करके अपने पूरा प्लॉट, अपना जो बना बनाया मकान था, उसको ऑफर किया। यहां भी जितने आप लोग हमेशा हैं, इनकी बदौलत ये कार्यक्रम हो पाया, क्योंकि हर जगह पे पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बातें करना बहुत आसान है, परंतु पैसा जेब से निकालना बहुत मुश्किल काम है। एक संस्कृत में एक श्लोक है, आप सुनोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। उसमें लिखा है कि सतेषु जाहिता सुरा शस्त्रेषु पंडिता वक्ता 10 शस्त्रेषु दाता भवती भवनवा। 100 में एक शूर व्यक्ति पैदा होता है, 1000 में एक विद्वान पैदा होता है, 10,000 में एक अच्छा वक्ता पैदा होता है, परंतु 1 लाख व्यक्ति के अंदर में भी एक अच्छा दान देने वाला दानी व्यक्ति पैदा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों की दूसरी बड़ी बात है, जननी जने तो ऐसो जन के दाता के सूर, नहीं तो रेजे बांगड़ी मत गवाजे नो। तो ये जो भामाशाह हैं, इनकी बदौलत ये काम हो पा रहा है, जिन्होंने दिल खोल करके अपनी जेब से पैसे ढीले किए हैं। और आज इतने सारे भामाशाह जिन्होंने इतना सारा पैसा इस छात्रावास के लिए आज लाइन में लगा दिया है, जिससे आने वाले टाइम के अंदर में आप बच्चों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो पाएगी। मैं तहे दिल से इन सभी भामाशाहों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ के अंदर में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपने ये शिक्षा का मंदिर तैयार कर रहे हो विद्या के लिए, मैं समझता हूं इससे कोई पवित्र काम हो ही नहीं सकता है। इससे पवित्र काम शास्त्रों के अंदर में भी नहीं लिखा हुआ है। कहते हैं कि आप अन्न दान देते हैं तो ठीक, अच्छा मानते हैं, क्योंकि अन्न दान को परम दान मानते हैं, क्योंकि उससे पेट की भूख शांत होती है, जीवन चलता है। परंतु शास्त्र ये भी कहते हैं अन्न दान परम दान, विद्या दान तत्परम अनिर्निशणिका तृप्ति व्यद्यासा या जीवा। यानी कि अन्न आप दे दोगे तो पेट की भूख शांत हो सकती है, 2 बार, 10 बार, 3 बार, 4 बार, महीना भर हो जाएगा, 2 साल खा लेगा। परंतु विद्या रूपी दान, विद्या रूपी ज्ञान यदि किसी व्यक्ति को मिल गया तो उसके सहारे वो पूरे जीवन भर अपनी भूख को शांत कर सकता है। तो विद्या का बहुत पवित्र स्थान है हमारे लिए, और विद्या के लिए कोई भी कार्य किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। ये जो स्पोर्ट्स कंपटीशन आपने करवाया है, ये एक मानव विकास के लिए, मानव संसाधन विकास के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज है। कहते हैं कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर के अंदर में है, निवास करता है। शारीरिक रूप से यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम स्वस्थ रह नहीं सकते। हमें शारीरिक रूप से भी मजबूत बनना है
और शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे तभी हम दिमागी रूप से मजबूत बनेंगे, और दिमागी रूप से जब मजबूत बनेंगे तब जाकर के हम राष्ट्र निर्माण के अंदर में, राष्ट्र के प्रोग्रेस के अंदर में अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। किसी भी देश की क्वालिटी, उस देश का स्टैंडर्ड उस लोगों के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन। किसी भी लोगों की क्वालिटी उनकी शिक्षा की क्वालिटी के ऊपर में निर्भर करता है। तो यदि हम शिक्षा के ऊपर में ठीक से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हम एक प्रोग्रेस के रास्ते के ऊपर में चल सकते हैं और भारत को बहुत ही जल्द एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाके खड़ा कर सकते हैं। शिक्षा के लिए भरत जी ने और डॉक्टर पांचाराम साहब ने, तहसीलदार साहब ने, सभी, क्योंकि एक शिक्षा के लिए ही आयोजन था, खेल के लिए आयोजन था, तो सभी ने इसके बारे में बहुत कुछ कह दिया है। मेरे जैसे आदमी के लिए अभी मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। परंतु मैं आपको सबको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो शिक्षा हम आज या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में प्राप्त कर रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये शिक्षा सफिशिएंट नहीं है। भारत की आत्मा गांवों के अंदर में निवास करती है। आज भी 70% पॉपुलेशन गांवों के अंदर में बसती है। भारत का असली विकास, भारत का असली डेवलप नेशन तभी हो पाएगा जब ये गांव के पूरे लोग अच्छी शिक्षा हासिल कर लेंगे। हम एक अच्छी शिक्षा बच्चों को कहते हैं कि हमने जी बीए करवा दिया, एमए करवा दिया, कोई डॉक्टर की डिग्री करवा दी, इंजीनियर की डिग्री करवा दी, तो हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमारा बच्चा तो एमए पढ़ा हुआ है। परंतु हमें समझ में नहीं आता है कि जो शहरी लोग जो हायरार्की के ऊपर एचेलॉन पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चे तो विदेशी विश्वविद्यालयों के अंदर में जाकर के 1-1 करोड़ रुपए की फीस भर करके आईवी लीग यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आते हैं। तो हमारे बच्चे उन बच्चों की कंपैरिजन के अंदर में, तुलना के अंदर में कहां स्टैंड कर पाएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने गांव के लोगों का, गांव के पारिवारिक लोगों का, गांव के समाज का शिक्षा के अंदर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। शिक्षा के अंदर में जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा कोई कल्याण ज्यादा होने वाला नहीं है, और इसका इन्वेस्टमेंट का कोई एंड नहीं है। जितना आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। आपके आसपास के अंदर में नजर डाल करके देख लो कि आपके जो आसपास के अंदर में जो बच्चा आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले शहर के अंदर में पढ़ने के लिए गया है, या मेट्रो सिटीज में, दिल्ली में, बेंगलोर में, बॉम्बे, कलकत्ता के अंदर में पढ़ने के लिए गया है, आज उसका जीवन स्तर एक गांव के आदमी जिसने एमए यहां से कर रखा है, उसके जीवन स्तर के अंदर में कितना फर्क है। आज से जो 50 साल पहले जब बलदेव जी मिर्जा आते थे और गांव के अंदर में घूम करके कहते हैं कि बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, वहां जब जिन लोगों ने उस टाइम के अंदर में समझदारी आ गई, खरीद के अंदर में रामदास जी ढेउकिया साहब को आ गई, वहां जैसलमेर के अंदर में जाओ तो भणियाना के अंदर में खट्टाराम जी को आ गई, जोधपुर के अंदर में जाओ तो गुलाराम जी बेंदा का रतकुड़े वाला उनको आ गई। ये 3 ऐसे विलेज हैं, एक रतकुड़िया जोधपुर का, भणियाना जैसलमेर का, और ये जो खड़ीन गांव है आपका बाड़मेर का। इन तीनों गांवों को आप जाकर के देखो तो आपकी अकल क्या नहीं करेगी कि कैसे कैसे शिक्षा के माध्यम से लोग विकास करते हैं। हरियाणा के अंदर में एक परिवार के अंदर में, अभी मैं 3-4 दिन पहले किसी जात से बात कर रहा था, एक जाखड़ परिवार है जिसके एक परिवार के अंदर में 12 डॉक्टर है, 12। एक ही दादा के पोते हैं वो, एक ही दादा के 12 पोते डॉक्टर हैं वो। ये शिक्षा के अंदर में इन्वेस्टमेंट है उनका, क्योंकि आज से 50 साल पहले उन्होंने शिक्षा के बारे में जागृति हासिल कर ली थी। रतकुड़िया के अंदर में जाके देखो, एक छोटा सा गांव है, 2500 के आसपास में उस गांव के अंदर में सरकारी नौकरी पे हैं, जिसमें से 73 लोको ड्राइवर्स है, 73 लोको ड्राइवर्स है। उस गांव के अंदर में चपरासी से लेकर के आईएएस तक वहां पे पड़े हुए लोग मिल जाएंगे, उसके अंदर में उस रैंक के लोग मिल जाएंगे। गुलाराम जी बेंदा जिन्होंने उस टाइम में एजुकेशन की अलग जगह थी, उनका बेटा गोवर्धन जी कलेक्टर बना, आईएएस बना, उनका बेटा जो आर्मी के अंदर में कर्नल बना, उनका बेटा दूसरा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, और अभी जो उनके जो कर्नल साहब है उनका जो बेटा है वो यूएस के अंदर में सेटल हो गया है। यानी कि आज से 50 साल पहले जो शिक्षा के बारे में लोगों ने के अंदर में जो जागृति आ गई, वो लोग आज पता नहीं कहां पहुंच गए हैं, और हम यहाँ खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने एमए कर लिए। और हमारे बच्चे यहाँ एमए कैसे करते हैं, हमको अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि वो क्लास अटेंड करते नहीं हैं, वो बस नकल करके या इधर उधर की कुंजियां पढ़ करके, पासबुक लेकर के एमए की डिग्री हासिल कर लेते हैं।
जब वो कंपटीशन के अंदर में जाते हैं तो कंपटीशन के अंदर में उनके नंबर 0 आते हैं। जब वो कंपटीशन के अंदर में 0 नंबर आते हैं फिर कहते हैं जी हमारे साथ पार्शियलिटी हो गई है। ये जो चीजें हैं हमको सीखना पड़ेगा कि हमको सही मायने के अंदर में शिक्षा के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। भरत जी ने जैसे बताया कि हमको अब बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर में भेजना पड़ेगा, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर में भेजना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा शिक्षा के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मैं आपको अभी हम कार के अंदर में आ रहे थे, आते आते डॉक्टर हरदानदान साहब के साथ में एक बात कर रहे थे। वो बात मैं अक्सर दूसरे अपने स्पीच के अंदर में भी बोलता हूं। इजराइल एक देश है, यहूदियों का देश है। उस देश की खासियत है कि यहूदियों की जो सिटीजनशिप है वो उसके अंदर में इजराइल की सिटीजनशिप उनकी कभी भी खत्म नहीं होती है, चाहे वो वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में जाकर के बस जाए। 1947 के अंदर में एक यहूदियों का एक सम्मेलन हुआ इजराइल के अंदर में। पूरे वर्ल्ड से यहूदी आए, क्योंकि उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में हिटलर ने उनको बहुत तंग किया था, गैस चैम्बर में डाल करके मार दिया था। यहूदियों को बोला था तुम निकम्मे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, यहूदी इस धरती के ऊपर में भार है। तो यहूदी वहां इकट्ठे हुए इजराइल के अंदर में, और इजराइल में इकट्ठे होकर के उन्होंने कहा है कि भाई हम कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और अपनी कौम को ठीक करने के लिए कुछ काम करते हैं। तो वो इकट्ठे हुए, सब अपने अपने जब पैसे लेके आए, बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा हो गया वहां पे। पैसा इकट्ठा होने के बाद में उन्होंने डिस्कशन किया कि भाई इस पैसे का क्या करें। तो किसी ने कहा कि भाई ये कर लें वो कर लें। एक यहूदी ने कहा कि भाई हमारा जो एक धर्म स्थान एक इजराइल के अंदर में होना चाहिए, ताकि हम सब वहां पे पहुंच जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। इस बहाने पूरे यहूदी वो इजराइल के अंदर में आएंगे, बंद करके रह जाएंगे। उसको धर्म स्थान को कहते हैं, जैसे अपन मंदिर कहते हैं तो यहूदियों के धर्म स्थान को सिनागॉग कहते हैं। तो ये तकरीबन सिनागॉग बनना तय हो चुका था। उतने के अंदर में एक पढ़ा लिखा यहूदी खड़ा हुआ, उसने कहा कि मुझे माफ करना, मैं एक आपको सजेशन देना चाहता हूं, यदि आप मानोगे तो। उन्होंने बोला कि ठीक है आप सजेशन दो। तो उसने कहा कि सर हम सिनागॉग जो मंदिर है उसको थोड़ा रहने देते हैं, वो बाद में भी बन जाएगा, उसका कोई बहुत बड़ा नहीं है। हम भगवान को तो घर में बैठ के भी याद कर सकते हैं। ईश्वर तो घट घट के अंदर में बसता है, कण कण के अंदर में ईश्वर बसता है। उस मंदिर की कोई खास आवश्यकता नहीं है। इतना पैसा इकट्ठा हो रखा है कि हम एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाएं यहाँ पे, और उस विश्वविद्यालय को साथ साथ में आधा पैसा इतना ज्यादा है कि इससे विश्वविद्यालय भी बन जाएगा और एक इतना बड़ा फंड बन जाएगा कि उस फंड के माध्यम से उन टीचर्स रखेंगे, उनकी तनख्वाह भी हो जाएगी, और हॉस्टल में आकर के पूरे वर्ल्ड से जो यहूदी बच्चे आएंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। हमको उसके बाद में कभी भी पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, उनको सजेशन को मान लिया गया। 1947 की बात है। 1948-49 के अंदर में यहूदियों का विश्वविद्यालय बनना शुरू हो गया। 1953 के अंदर में इजराइल के अंदर में वो विश्वविद्यालय बनकर के तैयार हो गया, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड के यहूदी फ्री में आकर के हायर एजुकेशन वहां पे लेते हैं, टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं। इतना बड़ा कैंपस है कि सब तरह की टेक्निकल एजुकेशन, सोशल साइंसेज वगैरह वहां फ्री दी जाती है, कोई पैसा वहीं नहीं लिया जाता है। आज आप डाटा उठा करके देख लीजिए, वर्ल्ड के अंदर में यहूदी पॉपुलेशन 96% यहूदी पॉपुलेशन पोस्ट ग्रेजुएट है। 96% पोस्ट ग्रेजुएट है। यदि हिंदुओं का डाटा उठा के देखो तो ये 20-21% ही पोस्ट ग्रेजुएट हो पाते हैं। मुस्लिम का यदि डाटा उठा करके देख लो तो 14% पोस्ट ग्रेजुएट है। क्रिश्चियंस का डाटा उठा के देख लो तो 30% के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट है। सिख का डाटा उठा के देख लो तो 16, 17, 18% पोस्ट ग्रेजुएट है। यहूदी कहां 30% जो हाईएस्ट क्रिश्चियंस हैं उसके और कहां यहूदियों के बीच के अंदर में अंतर है। 96% यहूदी पोस्ट ग्रेजुएट है। यही कारण है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी कह दो, या जो अपनी किस प्रकार की वर्ल्ड के अंदर में जिस प्रकार की कैमरा की टेक्नोलॉजी कह दो, ड्रोन की टेक्नोलॉजी कह दो, खेती का कह दो, ड्रिप इरिगेशन का कह दो, हमारे फार्मर्स उस छोटे से इजराइल देश जिसका बाड़मेर जिले से भी क्षेत्रफल कम है, उस देश के अंदर में जाकर के हम खेती करना उनसे सीख के आते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन का कमाल है, ये उनकी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन का कमाल है। हमें चाहिए कि हम एजुकेशन के अंदर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा कहीं भी आने वाले जमाने के अंदर में कोई कल्याण नहीं होने वाला है। हम ये खुश हो जाते हैं कि हमने तो पढ़ाई कर ली थी, परंतु आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आज की जो क्रिटिकल इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, जो भाषा यूज कर रहा हूं, जो वर्ड यूज कर रहा हूं, मेरे हिसाब से उनको समझ में आना चाहिए
कि दी क्रिटिकल इमरजेंट टेक्नोलॉजीज एजुकेशन फील्ड के अंदर में, हमारे जीवन के अंदर में इतनी तगड़े तरीके से आ रही है कि जिसका आप अंदाज भी नहीं लगा पा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरा मशीनरी जो होता है वो कब्जे में आ जाएगा। आपकी जो काम करने की क्षमता, जो हमारे जो ताकत के बेस के ऊपर में काम करते हैं, वो काम पूरा मशीनों से होगा। बड़ घटे बुद्धि बाप रे। जो आने वाले टाइम के अंदर में जो काम होगा बुद्धि से होगा। हम लोग गांव के लोग हैं, हम समझते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ताकत का कोई वैल्यू नहीं रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर में। ताकत यहां डालनी पड़ेगी हमको, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। और ये ताकत अच्छी शिक्षा के बिना नहीं आ सकती है। हमें समझना पड़ेगा कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को पढ़ें, हमारे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाएं, ऑगमेंटेड रियलिटीज के बारे में बताएं, वर्चुअल रियलिटीज के बारे में बताएं, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताएं, चैट जीपीटी के बारे में बताएं। ऐसी टेक्नोलॉजी जो आ गई है जिनका आज से 5-7 साल पहले हमें सपने भी नहीं आया था। और आने वाले 10-20 साल के अंदर में ऐसा कुछ होने वाला है जो आज हमारे सपने में नहीं आ रहा है। हमको एजुकेशन प्राप्त करके, डिग्री प्राप्त करके, वो डिग्री को पकड़ करके नहीं बैठता है। हमें अपने नॉलेज को रेगुलरली अपडेट करना है, लर्न करना है, रीलर्न करना है, अनलर्न करना है, अपडेट करना है, अपस्किल करना है। तब जाकर के हम इस कंटेम्प्रेरी कंपटीशन के वर्ल्ड के अंदर में टिक पाएंगे। नहीं तो ये ग्रामीण समाज रह जाएगा और वो शहरी समाज अपने बच्चों को विदेशों के अंदर में पढ़ा करके आपके ऊपर में जो राज कर रहे हैं वो राज करते रह जाएंगे और आप यहाँ बोरियत होते रह जाओगे और कुछ नहीं करने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम इस प्रकार की जो चीजें आ रही है, हमारे आसपास में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। स्विफ्ट चेंजेस आ रहे हैं, स्वीपिंग चेंजेस आ रहे हैं। इस चेंजेस के अंदर में, और इस चेंजेस को कोई रोक नहीं सकता है। हमारे बुजुर्ग कहते गए कि सब वो टावर है जो को बहुत एकदम बदला कर दिया। अब क्या हम कहते हैं कि हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं? यदि हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। क्या हमारे जो बुजुर्ग हमारे कपड़े पहनते थे, आज हम ऐसे कपड़े पहन रहे हैं? क्या वो वापस जाके कपड़े पहन सकते हैं? हमारी माताएं बहनें जो इतना बड़ा बड़ा धावड़ा पहनती थी ऊन का, क्या हमारी बच्चियां वो धावड़ा पहन सकती है? नहीं पहन सकती है। हमारी माताओं बहनों के इतने बड़े बड़े चूड़े थे, क्या वो चूड़े हम पहन सकते हैं? आज नहीं पहन सकते। हम तो पहले बारात जाते थे, ऊंटों के ऊपर में, बैलगाड़ी के ऊपर में जाते थे, क्या हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि समय चेंज हो गया है। और समय के साथ साथ में हमें इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। जो इस कदम मिला करके इस परिवर्तन के साथ नहीं चल पाएगा, उसको ये समय ऐसा तेज है कि आपकी समय की धार इतनी तेज है कि ये थपेड़ मार करके हमको साइड में कर देगा और इसके साथ जो कदम से कदम मिला करके चलने वाले हैं उनको साथ लेकर के आगे बढ़ जाएगा। हमें चाहिए कि हम इसके कदम मिला करके आगे बढ़े। सिर्फ पढ़ाई के साथ में आप ये मत देखो कि पढ़ाई करने से नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। पढ़ाई आपका जो है वो सब द्वार खोल देती है। पढ़ाई से आपको सब तरह के आपको तरीके आ जाते हैं, आपके अंदर में स्किल डेवलप हो जाती है। जो सरकारी नौकरी है भाइयों और बहनों, सिर्फ 3% लोगों को मिलती है। सरकार के पास जो सरकारी आंकड़े हैं, 3% पीपल कैन गेट गवर्नमेंट जॉब ओनली। 3% से ज्यादा सरकारी जॉब नहीं है। 97% जो जॉब है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनना पड़ेगा, या आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर में जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जॉब मिलेगी। और वो जॉब जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर में आप जॉब लेने के लिए डिग्री लेकर के जाओगे तो आपको दरवाजे से वापस कर दिया जाएगा। क्यों कहेंगे कि आपकी डिग्री तो 2 साल पुरानी है, आपको तो अपने स्किल को अपडेट करना पड़ेगा। आपकी स्किल अपडेटेड नहीं है तो आपको वो नौकरी नहीं देगा। इन्फोसिस जैसी, टाटा कंसल्टेंसी जैसी ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कल से जो डिग्री की है, 6 महीने पहले जिसने इंजीनियरिंग डिग्री की है उनको वापस लाते हैं, 6 महीने का ट्रेनिंग देते हैं और फिर अपने कंप्यूटर के ऊपर में बैठने के लिए बोलते हैं कि आपकी तो 6 महीने पहले की डिग्री है भैया, 6 महीने के अंदर में दुनिया के अंदर में बहुत बदलाव आ गया, आपकी डिग्री काम की नहीं है। हम खुश हो जाते हैं कि हमने डिग्री ली हुई है कि हमें नौकरी मिलेगी। कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली है। हमें चाहिए कि हम हर एक फील्ड के अंदर में अपना जो है वो भागीदारी को निश्चित करें। हमको हर फील्ड के अंदर में, स्पोर्ट्स के फील्ड के अंदर में भी, बिजनेस के फील्ड के अंदर में भी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर में भी, हर फील्ड के अंदर में हमको अपनी भागीदारी निश्चित करनी पड़ेगी और वो सिर्फ एंड सिर्फ शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। जो डेमोक्रेसी है भाइयों और बहनों, इस डेमोक्रेसी की ताकत को हम सभी को समझने की आवश्यकता है। आज जब हम यहां पे बैठे हैं, आज हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज है,
इस डेमोक्रेसी ने दी है। नहीं तो आज से 70 साल पहले 1947 से पहले आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको अपने खेत के अंदर में पकाया हुआ अन्न घर लाने का अधिकार नहीं था, आपको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा गहना पहनने का अधिकार नहीं था, आपको स्कूल में प्रवेश लेने के अधिकार नहीं थे। आज हम चाहते हैं तो प्रधानमंत्री के घर का भी घेराव कर देते हैं। और यदि उससे आज 200-300 साल पहले की बात देखो, एक खेजरली विलेज है जोधपुर के पास के अंदर में, एक पेड़ काटने के लिए जागीरदारों ने 363 लोगों का सिर कलम कर दिया था, खून की नदियां बहा दी थी और उनको दया नाम की कोई चीज ही नहीं आई थी। 363 लोगों का, जो अमृता देवी बिश्नोई है माता है, उसने कहा कि ये खेजरी है, नहीं बांटोगे, काटना नहीं है। और वो जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये राजा साहब का ऑर्डर है, आपको तो काटना पड़ेगा, तो उसने कहा कि मेरा सिर काट दो, तो उन्होंने सिर ही काट दिया उसका। कोई उनको रहम नहीं आई है। आज जो डेमोक्रेसी के अंदर में ऐसा कोई एक भी आदमी को कोई गोली चला दे तो सरकार हिल जाती है, उसके लोगों के पता नहीं क्या के क्या उनको जवाब देने पड़ जाते हैं। आप डेमोक्रेसी के अंदर में रह रहे हो, इस डेमोक्रेसी की ताकत को समझो, इस डेमोक्रेसी को मजबूत करो। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। बच्चे यदि संविधान की ताकत को, संविधान में दिए गए अधिकारों को, संविधान में दिए गए कर्तव्यों को, संविधान के दिए गए जो आपके जो एपरेटस हैं, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, जो जुडिशरी के माध्यम से आप अपनी ताकत को ले सकते हैं, वो इस संविधान को समझने से आएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तभी आएगा। तो इसलिए ये मत सोचो कि मेरे को नौकरी तो नहीं करनी है, पढ़ के क्या करना है। आप अनपढ़ हो तो आज के जमाने के अंदर में खेती भी नहीं कर सकते। आपको खेती करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, मॉडर्न नॉलेज का सहारा लेना पड़ेगा। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो खेती भी आले दर्जे की करेगा, खेती को बिजनेस के अंदर में कन्वर्ट कर देगा, ऑर्गेनिक खेती कर देगा और पता नहीं क्या क्या करके वो अपना वो जीवन यापन दूसरे जो नौकरी कर रहे हैं उससे भी बेटर कर देगा। जो ये डेमोक्रेसी है इसके 4 पिलर्स हैं। ये जो प्रजातंत्र है इसके 4 पिलर हैं, पॉलिटी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड प्रेस। ये 4 पिलर है इसके। एक पॉलिटिक्स होती है, एक जुडिशरी होती है, एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक प्रेस होती है। हमारा पॉलिटिक्स के अंदर में तकरीबन आरक्षण होने की वजह से हमारे ग्रामीण लोगों का पॉलिटी के अंदर में तो तकरीबन भागीदारी है। एग्जीक्यूटिव के अंदर में बहुत कम भागीदारी है। एग्जीक्यूटिव का मतलब आईएएस, आईपीएस लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो टॉप एशलॉन में बैठते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में सेक्रेटरीज बनते हैं, बड़े बड़े ओहदों के अंदर में बनते हैं, उनकी कलम से नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, जो डिसीजन देते हैं। ऐसी जगह पे हमारे गांव के लोग जब तक नहीं पहुंचेंगे, गांव का कोई बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला है। गांव की समस्याओं को वही लोग समझेंगे कि भाई गांव के अंदर में क्या समस्या होती है, गांव का किसान कितना मुसीबत के अंदर में होता है, गांव के अंदर में क्या तकलीफें होती है, गरीबी क्या चीज होती है, यहां से निकला हुआ लोग ही उसको अच्छी तरह से समझ पाएगा। इसलिए हमारा पॉलिटी के साथ साथ में हमारा एग्जीक्यूटिव के अंदर में हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी, और वो भी आला दर्जे की एजुकेशन, आला दर्जे के जो शिक्षण संस्थान, आला दर्जे के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने से ही हमारे बच्चे जो एग्जीक्यूटिव में जा पाएंगे। उसके बाद जुडिशरी आती है। हमारे यहाँ बहुत गांव के लोग अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल 0% लोग होते हैं जो जज होते हैं। जुडिशरी के अंदर में यदि आप जज नहीं बनते हो तो गांव के लोगों के अधिकार को संरक्षण कौन करेगा, गांव के लोगों की समस्याओं को समाधान कौन करेगा, गांव की समस्याओं को हूबहू कौन समझेगा, वही जज समझ पाएगा जो गांव से निकलेगा कि किसान रात को 2 बजे इस भरी सर्दी के अंदर में, खेत के अंदर में, पानी के अंदर में नंगे पांव खड़ा होकर के जब पानी देता है तो उसका क्या मीनिंग होता है। किसान का बेटा, गांव का बेटा जब जुडिशरी में बैठेगा तभी आपको पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा, नहीं तो पैसों के बल के ऊपर में आपको न्याय डिनाई कर दिया जाएगा। जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने हिसाब से वो अपने आप से कन्वर्ट कर देंगे, आपको कोई बहुत बड़े न्याय की आशा मत रखना। साथ साथ के अंदर में एक प्रेस है जिसको आप पत्रकारिता वाला कहते हैं। गांव के लोग पत्रकारिता के अंदर में बहुत कम है। पत्रकारिता के अंदर में जब तक लोग नहीं होंगे, गांव के लोगों की समस्याओं को कौन समाधान करेगा, गांव के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बल कौन देगा, गांव के इंस्टीट्यूशंस का जो एक पब्लिसिटी होती है वो कौन करेगा, गांव के लोगों के सक्सेस के लिए मोटिवेट कौन करेगा। तो हमें प्रेस के अंदर में भी अपनी भागीदारी बढ़ानी है और इस सभी के लिए हमको एजुकेशन के अंदर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स, इसी के साथ साथ में हमको ये समझने की जरूरत है, हम गांव के लोग हैं, जमीन हमारे पास है, और जमीन जब हमारे पास में है तो हमारे पास में हम अपने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए मैदान क्यों नहीं बना सकते। अरे खेत के चारों तरफ में एक ट्रैक्टर चला करके ट्रैक ही बना दो,
कि दीवार के अंदर में फेंसिंग जो बाड़ बनी हुई है उसके अंदर में एक छोटा सा ट्रैक ही बना दो अपने खेत के अंदर में, बच्चा रनिंग करके पता नहीं नेशनल के अंदर में कब पहुंच जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। ये कबड्डी जैसी जो आपकी प्रतियोगिताएं हैं जिसके अंदर में कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता है, बच्चा गांव का दूध पीता है, गांव की रोटी खाता है, ऑर्गेनिक फूड को खाता है, उसके अंदर में शारीरिक रूप से ताकत है। तो ऐसे गेम जो गांव के लोगों को सूट करते हैं, ऐसे गेम जो गांव के लोगों के कम से कम पैसे खर्च होते हैं, ऐसे गेम जो गांव के लोग अपनी ताकत के बल के ऊपर में इसको आगे बढ़ा सकते हैं, हर गांव के अंदर में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होना चाहिए। हर गांव के अंदर में स्पोर्ट्स का एक स्टेडियम बनना चाहिए, हर गांव के अंदर में एक स्पोर्ट्स का क्लब होना चाहिए और साथ साथ के अंदर में एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। जब एक लाइब्रेरी होगी तो उसके अंदर में बच्चे पढ़ेंगे, कंपटीशन की भावना आएगा, एक दूसरे से बच्चे समझेंगे। ये जो बच्चे 50 विलेजेस के अंदर में जो पढ़ रहे हैं वो सेल्फ स्टडीज के माध्यम से पढ़ रहे हैं और इतना बड़ा कमाल कर दिया कि पूरे वर्ल्ड के मीडिया आकर के 50 विलेजेस की स्टडी कर रहा है कि ऐसे कैसे कमाल हो गया कि गरीब बच्चे जो आगे पढ़ने के लिए भी सक्षम नहीं थे 100 के बराबर के डॉक्टर निकल के, और उसमें से तकरीबन 25 के आसपास डॉक्टर है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से निकल के एक अजूबा है ये। तो इसी प्रकार हर गांव के अंदर में पुस्तकालय होंगे और पुस्तकालय के अंदर में सर्व जाति के सर्व समाज के लोग एक साथ में बैठ करके पढ़ेंगे तो गांव का विकास होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के जमाने के अंदर में जब हमारे बच्चे मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर में जाते हैं तो उन बच्चों का प्रोग्रेस ज्यादा होता है जो सबको एडजस्टमेंट करके लेके चलते हैं। हमने गांव के अंदर में जाति और धर्मों के बीच में दीवारें खड़ी कर दी है और दीवारें खड़ी कर दी है तो हम जो है एक दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष रखते हैं। परंतु ये हमारे और जो हम जो रखते हैं जैसा व्यवहार करते हैं हमारे बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में चला जाता है और वो बच्चे जो है वो संकीर्ण भावना वाले व्यक्ति बनते हैं। और संकीर्ण भावना का व्यक्ति किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर में, किसी भी कॉर्पोरेट हाउस के अंदर में बड़ा लीडर नहीं बन सकता है, क्योंकि बड़ा लीडर बनने के लिए सब तरह के लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और वो जो साथ में क्यों नहीं चलता, क्योंकि उसके अंदर में धर्म और जाति के नाम से उसके अंदर में जो एक पार्शियलिटी भरी पड़ी हुई है उसके चेहरे पे दिख जाती है। योर फेस इज इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। आपका जो फेस है वो उसके अंदर में दिख जाता है कि आप कितने पार्शियल हो या कितने इम्पार्शियल हो। तो हमें चाहिए कि हम गांव के सब समाजों के बीच में एक बहुत बड़ा अच्छा तालमेल स्थापित हो। हम गांव के अंदर में एक दूसरे की मदद करें, किसी से ईर्ष्या नहीं करें, किसी से द्वेष नहीं रखें। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्वार्थ की वजह से जाति और धर्म के आधार के ऊपर में लड़ाई झगड़ा करवाता है तो उस व्यक्ति को हमें रोकना चाहिए कि ये जो ऐसा करके हम अपने गांव का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं। यदि हम इसी प्रकार इसको रोक नहीं पाए, आने वाले टाइम के अंदर में हम इतने ज्यादा द्वेष लेने वाले हो जाएंगे कि हमारे 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी के बाद आने वाली जो जनरेशन होगी, वो पीढ़ियां होगी, हमको कोसेगी कि हमारे पूर्वजों ने क्या काम कर रखा है, क्या गंदा काम कर रहा है, क्या कि जहां जाओ एक दूसरे से घृणा देखने के लिए मिलती है, एक दूसरे के अंदर में एक दो को देख करके थू थू करते हैं लोग, क्योंकि हमने दीवारें खड़ी कर रखी है। हमें चाहिए कि हम इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित करें कि एक दूसरे के साथ में देख करके हमें खुशी होनी चाहिए।